नमस्कार। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके थे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र और इंट्रोडक्टरी क्लास ले चुके थे। आज हम लोग उसी में डिटेल आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र और हम लोग का लेक्चर नंबर है ये सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि तीन तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन आपका होता है सॉलिड्स में, कन्वेक्शन आपका होता है फ्लूइड्स में, और रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, प्रॉपर्टीज पे गहन विश्लेषण करेंगे। अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं कंडक्शन पे। तो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन जो होता है वो हमें पता है किसमें होता है, वो होता है हमारा सॉलिड्स में। कंडक्शन होगा सॉलिड स्टेट में आपका कंडक्शन हीट फ्लो को कंडक्शन करते हैं। ये कंडक्शन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी विधि है लैटिस वाइब्रेशन। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और ये लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है। एज एन इंजीनियर हम लोग बेसिकली जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो कुछ नहीं होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग ये एक्सपीरियंस से जानते हैं कि मेटल में हीट फ्लो बहुत अच्छे से होता है, वो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि इसी इलेक्ट्रॉन से हीट फ्लो भी होता है। यह इलेक्ट्रॉन हीट फ्लो भी कराता है। इससे अधिक हमें जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिलेबस के बाहर की चीज है। अगले पे आते हैं हम लोग, वो है लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन को आप ऐसे समझ लीजिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किस में होता है, वो होता है मेटल्स में। हमें पता है कि मेटल्स में ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके कारण इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है और जिनके कारण हीट भी कंडक्ट होता है। लैटिस वाइब्रेशन होता है आपका क्या कहते हैं उससे, क्रिस्टलाइन नॉन मेटल्स। क्रिस्टलाइन नॉन मेटल्स में आपका होता है लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर या कंडक्शन। तो क्रिस्टलाइन नॉन मेटल्स में हमारा एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा डायमंड, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद क्या आता है, क्वार्ट्ज आ गया। उसके बाद क्या आ गया, सिलिकॉन आ गया। ये क्या है, ये है नॉन मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन नॉन मेटल्स। तो इन नॉन मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हीट फ्लो कैसे होता है, वो फ्लो होता है लैटिस वाइब्रेशन से। ये लैटिस वाइब्रेशन क्या चीज है, लैटिस वाइब्रेशन सिंपल सी बात है, लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, उसे कहते हैं हम लोग लैटिस। और वाइब्रेशन क्या होता है ये हम सभी को पता है, हम सभी के मोबाइल में भी होता है वाइब्रेशन। तो होता क्या है कि जो सॉलिड्स हैं ये तो हमने बहुत दूर दूर दिखा दिया है, तो इनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो लैटिस होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं और ये क्रिस्टलाइन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्रिस्टलाइन है। तो इसका अर्थ होता है कि ये बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड होते हैं। क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड होते हैं और सॉलिड होने के कारण ये बहुत क्लोज्ड होते हैं। इसमें बहुत कम स्पेस होता है, इनके बीच में गैप होता है। इसको हम लोगों ने बड़ा करके दिखाया है थोड़ा यहाँ पे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसे हीट ट्रांसफर करते हैं, एक हीट हमें इसमें एटम को दिया, तो ये एटम क्या करेगा, ये एटम वाइब्रेट करना शुरू करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये वाइब्रेशन करने लगेगा। चूंकि ये वाइब्रेट करेगा और ये इसके बहुत पास है, इसी को इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है कि हमें ड्राइंग करना बहुत गंदा ना हो। तो ये मत सोचिएगा कि इनके बीच की दूरी बहुत है ना, इसको समझिए। अब ये क्या किया, हीट इससे ट्रांसफर किया, वाइब्रेशन हुआ, ये भी हिलेगा तब, तो ये भी वाइब्रेट करेगा। अब ये वाइब्रेट करेगा तो ये भाई साहब बोलेंगे कि भाई आप दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, हमें क्यों अकेला छोड़ा, हम भी नाचेंगे। तो ये क्या करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। फिर ये सब वाइब्रेट करें तो बोलेंगे कि भाई तुम तीनों अकेले अकेले नाच ले रहे हो, हमें छोड़ दे रहे हो,
मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं भी नाचूंगा। तो ये सब मिलके भांगड़ा करना शुरू कर देंगे, यानी लैटिस वाइब्रेशन। इस लैटिस वाइब्रेशन से होगा क्या कि ये एनर्जी हमारी कंडक्ट हो जाएगी बहुत अच्छे से। ये कौन सी एनर्जी? ये थर्मल एनर्जी है, ये कंडक्ट करेगा। तो ये लैटिस वाइब्रेशन से हमारा कंडक्शन ऑफ हीट होगा। तो सॉलिड में हमारा किस तरह से होता है हीट कंडक्शन? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से किस में होता है? मेटल्स में होता है। लैटिस वाइब्रेशन सेकंड मेथड है जिससे हमारा किस में होता है? क्रिस्टलाइन नॉन मेटल्स। क्रिस्टलाइन होना चाहिए, अमॉर्फस में नहीं होता है, क्रिस्टलाइन होना चाहिए। और ये नॉन मेटालिक सॉलिड्स है या नॉन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसमें होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डायमंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्वार्ट्ज एंड सिलिकॉन हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया कॉपर। रेड से लिखूंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सभी महंगे महंगे हैं। उसके अलावा सस्ता भी किया जाए एल्यूमिनियम, भाई हम गरीब लोग भी तो अफोर्ड कर सके, ऐसा मेटल भी होना चाहिए, एल्यूमिनियम। उसके अलावा क्या हो सकता है? आयरन भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, आयरन हम लोग एग्जाम्पल में लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर एक आयरन रॉड पकड़ के बिजली के तार पे रखा जाए तो चिथड़े उड़ जाएंगे हमारे। अगर 11,000 वोल्ट, 1100 या 11,000 वोल्ट का हुआ तो ये सब काम नहीं करना है, मान लेना है। ये आयरन भी कंडक्ट करता है। तो हम लोग समझ गए एक बेसिक चीज कि कंडक्शन होता है सॉलिड में, और इसमें क्या होता है? दो मेथड से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैटिस वाइब्रेशन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल्स में होता है, लैटिस वाइब्रेशन से क्रिस्टलाइन नॉन मेटल्स में होता है। इनके एग्जांपल ये है, इनका एग्जांपल ये हो गया, और ये हम लोग समझ गए कि कैसे कैसे होता है ये। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि भाई कौन सा लॉ है जो कंडक्शन को डिफाइन करता है, या कंडक्शन किस लॉ द्वारा गवर्न होता है, या कौन सा ऐसा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है कि सॉलिड में कंडक्शन कैसे होता है, और उसको न्यूमेरिकली कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो उस लॉ का नाम है, उस कानून का नाम है फोरियर्स लॉ। तो फोरियर लॉ जो होता है वो गवर्न करता है आपका किसको? कंडक्शन इन सॉलिड्स। फोरियर लॉ से थोड़ा मिटा दिया जाए, उनका मेहनत है लेकिन काम हो जाएगा। फोरियर लॉ हमारा गवर्न करता है कंडक्शन को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फोरियर लॉ। छोटा सा कुछ है नहीं इसके अंदर। फोरियर्स लॉ, फोरियर लॉ। फोरियर्स लॉ के अनुसार एक इक्वेशन आता है, वो इक्वेशन है बहुत पॉपुलर, आप सभी जानते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ये हम सभी जानते हैं और ये सभी जगह यूज होता है कंडक्शन में, मोस्ट पॉपुलर और सबसे पहला इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। तो Q वेयर Q क्या होता है? सिंपल सी बात है, हीट। और K क्या होता है? K इज थर्मल कंडक्टिविटी। किसका थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कन्वेक्शन में भी एक टर्म आता है इसी प्रकार का, H होता है। वो H किसका होता है? मटेरियल का? बिल्कुल भी नहीं। H एक ऐसा टर्म है जो हम लोगों के सराउंड मतलब ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बहुत चीज़ों पे। तो इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इस बात को समझना चाहिए। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप मटेरियल कौन से यूज कर रहे हैं। ए डी टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डी एक्स क्या है? लेंथ। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो गया हमारा? टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक, अब हम लोग का अगला टॉपिक इससे निकल के क्या आता है कि भाई ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या चीज़ है? किस चिड़िया का नाम है? हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, अगर अधिक थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, इसका यूनिट क्या है, इत्यादि इत्यादि। अब हम लोग उसके ऊपर आते हैं।
तो थर्मल कंडक्टिविटी, ये फूरियर लॉ हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी यानी के, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? एज इट्स नेम इम्प्लाइज, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट, थर्मो या हीट। तो थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। हर मटेरियल की कैपेसिटी अलग होती है हीट कंडक्ट करने की। अगर एक जलते हुए आग में आप एक लकड़ी का टुकड़ा डालें और एक आयरन का टुकड़ा डालें और दोनों एंड को पकड़ के बैठें, तो आपके किस हाथ में हीट महसूस होगा? जिसमें आयरन है। क्यों? क्योंकि आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी वुड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, अधिक है। वो हीट को ईजिली कंडक्ट कर लेता है, वुड ईजिली कंडक्ट नहीं करता है, वुड यानी लकड़ी। तो हम लोग एक चीज जाने कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। अब थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले इक्वेशन पे आते हैं। Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। तो Q हो जाता है हमारा वाट या फिर जूल पर सेकंड। पिछले लेक्चर में मैंने वाट पर सेकंड टर्म यूज कर दिया और मेरे एक मित्र ने बताया कि भाई तुमने गलती की है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वाट पर सेकंड नहीं होता, वाट इज इटसेल्फ जूल पर सेकंड, वाट पर सेकंड नहीं होगा। और के इसका हमको निकालना है। एरिया क्या होता है? ये हो गया आपका dx स्क्वायर, है ना, और ये dx कैंसिल हो जाएगा और dt क्या हो जाता है आपका? टेम्परेचर। इसका क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा? वाट पर मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये के की यूनिट हो गई। थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। के का जो डायमेंशनल यूनिट हो क्या हो गया? डायमेंशनल नहीं, मतलब यूनिट क्या हो गया? वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम लोग डिस्कस करना ध्यान देना भूल गए। Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स है। तो ये माइनस क्या है? तो होता क्या है कि हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे, और हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे फॉलो कराने के लिए इस इक्वेशन में माइनस लगाना पड़ता है। ये इक्वेशन माइनस लगाने से क्या होता है कि हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो माइनस सिंबल लगाया जाता है कि ये इक्वेशन सही आए, मतलब हीट फ्लो आपका हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे ही दिखे, लोअर टू हायर ना दिखे। इसके लिए हम लोग इस माइनस का यूज करते हैं। अब क्या है कि हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है जान गए, उसकी यूनिट क्या होती है जान गए, माइनस भी जान गए हम लोग हैं। यूनिट अगर आपको याद नहीं है तो उसको कैसे निकालना है ये भी हम लोग टेक्निक शॉर्टकट में जान गए कि इसकी यूनिट वाट है, सबकी यूनिट लिख दीजिए और के को एक साइड करके बाकी यूनिट एक साइड कर दीजिए, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ये सिंपल जान गए। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो हीट कंडक्शन अधिक होगा, घटेगा तो हीट कंडक्शन कम होगा। अब हम लोग देखें कि अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, उनके थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो ये हमारा नेचुरल प्रश्न उठता है थर्मल कंडक्टिविटी में। तो सबसे अधिक होती है हमारी डायमंड की। डायमंड जो रेट है वो काम भी इसमें करता है। इसकी होती है 2300 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में मीटर डिग्री सेल्सियस। फिर डायमंड के बाद आता है आपका सिल्वर। सिल्वर की आती है आपकी, मैं इसको देख के ही बता देता हूँ, मुझे भी ठीक से याद नहीं लेकिन कुछ वैल्यू याद करना पड़ेगा। ये होता है 429 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है आपका कॉपर का वैल्यू कितना होता है? 401। फिर गोल्ड आता है, गोल्ड की वैल्यू कितनी होती है? 317।
फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है 237। ऐसे करते करते आगे हम लोग एयर है, यूरेथेन है, एक्सेट्रा। इस चार्ट को आप लोग किसी भी बुक में पा सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक में, और किसी भी इंटरनेट पे आप देख सकते हैं इसको। तो ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस 2-3 बार 4 बार पूछ देते हैं कि बताइए कॉपर की अधिक है कि सिल्वर की अधिक है। कभी मतलब एजी, हाँ, कभी ये नहीं पूछेगा कॉपर की अधिक है कि आयरन की अधिक है, वो हम सब समझते हैं। एयर की अधिक है कि रबड़ की अधिक है, थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि डायमंड अल्टीमेट विजेता है, तो एक्सेप्शनल केस है एक तरह से। तो इसको याद करना बहुत आसान है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको थोड़ा ध्यान देने से याद हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। फिर अगला चीज आता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज। जैसे कि मान लीजिए कि सिल्वर की है 429 और कॉपर की है 401, और सिल्वर और कॉपर ने शादी कर ली और इनके पुत्र हुए, तो इनके पुत्र का क्या होगा? और भी जोड़ के ज्यादा जाएगा? जी नहीं। ये हम लोग पाते हैं कि एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज जितने भी एलॉयज की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अधिक गिर जाती है। अभी पता नहीं कैसे होता है, लेकिन ये होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं कि जो सोडियम होता है ना, सोडियम, ये क्या करते हैं, सोडियम को अगर हम लोग पानी में डाला जाए, मतलब इससे हट के एग्जाम्पल है, पानी में डाला जाए तो वो ब्लास्ट करता है, आग लग जाता है। और क्लोरीन जो होता है वो एक जहरीला गैस होता है, तो मतलब दोनों ही डेडली हैं, हाँ। और दोनों को जब मिला दिया जाए तो बहुत डेडली बनेगा, और बनता क्या है? टेबल साल्ट, कॉमन सॉल्ट, NaCl। तो मतलब दो बुरे लोगों के पुत्र बहुत साधु संत हुए, ऐसा भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, या एलॉयज बनेगा, थर्मल कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली लो हो जाती है, पाया जाता है। गोल्ड की एल्युमिनियम की मिला के बना दी जाए तो उसमें भी कम पाया जाता है, ये एक प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए। अब क्या है थर्मल कंडक्टिविटी में, कुछ टेबल वेबल होते हैं, जैसे कि कॉपर की इतनी है तो निकल की इतनी है, और कॉपर निकल का मिलकर कांस्टेंट बनता है तो उसकी कितनी है, वो आप लोग अपनी बुक्स वगैरह में देख लीजिएगा। तो ये बेसिक आइडिया हो गया कि हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है उसके बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक क्लास रिकॉल कर लिया जाए, उसके बाद क्लास वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कंडक्शन। कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। वो 2 प्रकार क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, दूसरा लेटिस वाइब्रेशन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस में होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है आपका मेटल्स में होता है। और लेटिस वाइब्रेशन किस में होता है? सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइन, नॉन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन मेटालिक क्रिस्टलाइन होना जरूरी है और सॉलिड होना जरूरी है, तो उसमें होता है। और कैसे होता है वो हमने डायग्राम बना के देख लिया कि आप उसका मैकेनिज्म होता है। और उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग कौन सा लॉ है जो गवर्न करता है कंडक्शन को, तो वो होता है आपका फोरियर लॉ। अच्छा, उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके एग्जाम्पल किसके हो गए, लैटिस वाइब्रेशन से किसमें किसमें आपका हीट कंडक्शन होता है, तो उसका 3 एग्जाम्पल है हम लोगों ने देखा, डायमंड, सिलिकॉन और क्वार्ट्ज। और मेटल्स में या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर से हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसके लिए किसको किसको कौन कौन से थे? एल्यूमिनियम था, कॉपर था, सिल्वर, गोल्ड, आयरन इत्यादि इत्यादि। फिर हम लोग इस पे फोरियर लॉ पे, कौन सा लॉ है जो कंडक्टिविटी को गवर्न करता है, कंडक्शन के में यूज होता है, गवर्न करता है, वो है फोरियर लॉ। फोरियर लॉ क्या होता है? Q इज इक्वल टू माइनस KA/dt/dx। और इसमें माइनस क्यों लगाया जाता है कि सेकंड लॉ को हम लोग सेटिस्फाई कर सके, सेकंड लॉ हम लोग क्या कहते, जस्टिफाई या सेटिस्फाई कर सके। और हीट, सेकंड लॉ क्या करती है? सेकंड लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बताती है। सेकंड लॉ हमें बताती है कि हीट फ्लो ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। तो मैथमेटिकली इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग माइनस लगा देते हैं। फिर हम लोग आते हैं यूनिट पे। यूनिट क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी पे। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड टू कंडक्ट हीट। तो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी की फिर यूनिट हम लोग निकालते हैं। तो यूनिट क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी की? वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अगर हमको याद नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वो इक्वेशन ए नंबर जो हमारा
इक्वेशन है फूरियर लॉ वाला, उसको हम लोग लिखेंगे और सबके यूनिट लिख देंगे और के वाले को छोड़ के बाकी को एक साइड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक डायमंड या फिर सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, इसका एक चार्ट आता है। उस चार्ट को एक बार एक नज़र दो नज़र देखते रहने से याद हो जाता है और हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। फिर क्या है, हम लोग देखते हैं कि एलॉयज़ की थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग का सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है, ऐसा होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये क्यों होता है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का क्लास का समरी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रात्रि बहुत हो चुकी है। तो हरे कृष्णा, जय हिंद।